Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see BA English Literature Semester 1 and Semester 2 का बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं. इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक हैं यूनिट वाइज जो भी टॉपिक लगा हुआ था सिलेबस में मैंने आपको कवर करवा रखे हैं इसी चैनल पे और प्लेलिस्ट भी बना रखा है मैंने, तो आप वहाँ पे जाके देख लें. और आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 का यूनिट वाइज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेके चलती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो. सो फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है NEP सिलेबस बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें से आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं सेमेस्टर 1 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो. सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1 का यूनिट 1, 2, 3 एंड 4. तो इनमें जितने भी सेक्शन हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और साथ में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के साथ साथ थोड़ी एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आपको ये लिटरेरी टर्म्स जो है वो समझ में आ जाए. और साथ में मैं आपको ये जितने भी टॉपिक हैं लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स पे मैंने यूट्यूब पे इसी चैनल पे सेम वीडियो अवेलेबल लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर के नाम पे प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख लें. फिर ये सारे क्वेश्चन आंसर करें तो आपको और बेटर समझ में आएगा. तो ये रह गया पेपर 1 का, सेमेस्टर 1 का. देन हम लोग फिर करेंगे इसी वीडियो में, सेम वीडियो में पेपर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज. तो यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 इसका भी सारा ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं. देन नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पेपर 3 सेमेस्टर 2 का पेपर 3 का भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट रिमेनिंग बच गया है जैसे कि यूनिट 2 एंड यूनिट 3. तो इसको पहले कवर करेंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये हैंड रिटन है, मैंने इस पर टाइप नहीं किया. ये PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे मिल जाएगी. PDF बना हुआ, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख लेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग BA सेमेस्टर 1 पेपर 1 का यूनिट नंबर 1, जिसमें से आपको लिटरेचर का डिफिनेशन फीचर्स पढ़ना था. फिर यूनिट 2 में ड्रामा का कौन कौन से मीटर होते हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, पोइट्री का, नॉन फिक्सन का, तो उसके बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं. और इन सारे क्वेश्चन में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 जो है लिटरेचर का पार्ट, उससे क्वेश्चन देखते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर दिखता होगा फ्रेंड्स स्क्रीन पे. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर का फादर कौन है. विलियम शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर, जॉन कॉवर, विलियम टिंडेल. तो फादर ऑफ लिटरेचर जॉफ्री चौसर को कहा जाता है. देन सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, किसी भी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर का कितने एलिमेंट्स होते हैं. तो 7 एलिमेंट्स होते हैं. तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का, उसका सेटिंग होता है, पर्सपेक्टिव होता है, प्लॉट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, थीम होता है एंड वॉइस होता है. तो ये 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं लिटरेचर के अंदर. देन थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, मतलब किसी भी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का फंक्शन क्या है. तो वो एंटरटेनमेंट करता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग रीडर्स को देता है, कल्चरल रिफ्लेक्शन को दिखाता है, डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस, और ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर होगा सभी. ये सभी कारक हैं, वो एक फंक्शन होता है किसी भी लिटरेचर का. तो आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश ए genre of literature that features narrative set in the past, often exploring historical events, cultures and figures while also incorporating fictional elements and character.
उसे कहा जाता है किस टाइप का जॉनरा। तो उसे हम हिस्टोरिकल जॉनरा बोलेंगे, या फिर साइंस फिक्शन जॉनरा, या फिर पोइट्री, या फिर नॉन फिक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो एक ऐसी स्टोरी जो पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है, तो वो कहलाता है हिस्टोरिकल जॉनरा, हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्ट्री के बारे में जो बतलाता है वो हिस्टोरिकल लिटरेचर कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है डैश इन लिटरेचर encompasses prose writing based on facts, real events, and real people, contrasting with fiction's imaginary elements, and includes genres like biography, history, journalism, and essays। मतलब एक ऐसा जॉनरा लिटरेचर के अंदर जो रियल इवेंट्स, फैक्ट्स, रियल पीपल और हिस्ट्री, उसके बायोग्राफी, जर्नलिज्म एंड ऐसे के बारे में बताता है, वो किस टाइप का जॉनरा होता है। तो वो एक नॉन फिक्शन जॉनरा होता है जो रियल इवेंट पे बेस्ड होता है। फिर आगे है फ्रेंड्स, हाउ मेनी मेन लिटरेरी जॉनरा इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारे जॉनरा होते हैं, लेकिन जो मेन जॉनरा है वो कितने प्रकार के होते हैं जो अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं। तो 4 टाइप का मेन जॉनरा होता है। पहला पोइट्री, फिर फिक्शन, फिर नॉन फिक्शन एंड ड्रामा। ऐसे तो बहुत सारे जॉनरा है, लेकिन मेन यही जॉनरा 4 है। फिर आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, which literary genre in literature is a form of literary art that uses the aesthetics and rhythmic qualities of language to evoke meanings beyond literal or surface level interpretations, often through technique like rhyme, meter and imaginary। मतलब लिटरेचर का ऐसा कौन सा जॉनरा है जो लोगों को इमोशनली इवोक करने में मदद करता है, जो उस टेक्स्ट पे लिखा है उसको इंटरप्रेट करने में मदद करता है, और उसमें राइम, मीटर, इमेजनरी एंड डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस को यूज करके लिखा जाता है, तो वो पोइट्री होता है। पोइट्री में ऐसा इस टाइप से लिखा जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, in which genre of literature a form of performance that involves conflict, emotions, and the portrayal of human experience through dialogues and actions। मतलब लिटरेचर का ऐसा कौन सा जॉनरा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, इमोशंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को डायलॉग के थ्रू एंड एक्शन के थ्रू स्टेज पे दिखाया जाता है, तो वो है ड्रामा का जॉनरा। ड्रामा में ऐसा किया जाता है। Then next question है friends, dash is a long fictional prose narrative that tells a story typically involving characters, plot, setting and themes and is usually published as a single book। मतलब एक ऐसा जॉनरा लिटरेचर का जो बेस्ड ऑन इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, सिर्फ इमेजिन कर करके उसका प्लॉट, सेटिंग एंड थिंग्स को लगाया जाता है और एक केवल सिंगल बुक में लिखा जाता है, तो वो उस टाइप का जॉनरा को हम लोग कहते हैं नॉवेल या फिर फिक्शन। तो ये आपके यूनिट 1 पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 जो लिटरेचर का पार्ट था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था टोटल 9। अब हम लोग यूनिट 2 को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यूनिट 2 में जो हमारा टॉपिक है वो है पोइट्री का सेक्शन। तो पोइट्री में क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी लाइन्स इन अ सोनेट पोएम। सोनेट पोएम में कितने लाइन्स होते हैं, तो 14 लाइन्स के सोनेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट के राइम स्कीम क्या होता है, तो इसका राइम स्कीम होता है AB CD CD EF GG। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम और इटालियन सोनेट का राइमिंग स्कीम, ये आपको रट के जाना ही जाना है, याद रखना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन यह इटालियन क्वेश्चन का राइमिंग स्कीम है। तो इटालियन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम होता है वो होता है ABBA ABBA CDE CDE। आप इस तरह से भी टेक्निक से याद कर सकते हैं, अब्बा अब्बा CD CD CDE CDE।
तो इस तरह से भी आप किसी तरह से निमोनिक यूज करके याद कर सकते हो इसके राइमिंग स्कीम को। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेसिफिकली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। मतलब एक ऐसा पोएम या फिर सॉन्ग जो किसी के मॉर्नफुल पे गाया जाता है या फिर लिखा जाता है तो उसे हम एलिजी कहते हैं। तो ये पोइट्री का जॉनरा है। फिर आगे है फ्रेंड्स, अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन और प्राइजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट्स और इंडिविजुअल इज कॉल्ड, वो कहलाता है ऑड। ऑड में जो एक पोइट्री का फॉर्म है उसमें हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका प्राइज करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है, उसके कुछ इवेंट्स को, तो उसे हम ओड कहते हैं। जैसे कि जॉन किट्स ने लिखा है ऑड टू द नाइटिंगेल, तो उसमें नाइटिंगेल जो चिड़िया है उसको प्राइज किया है तो वो ओड कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है which types of poetry in which a form of verse, often a narrative poem or song that tells a story in a simple rhythmic language, frequently with a musical quality, तो वो कहलाता है बैलेड। मतलब बैलेड एक ऐसा पोइट्री लिखने का फॉर्म है फ्रेंड्स जिसमें जो पोइट रहता है, इस टाइप के पोइट्री के फॉर्म में जो पोइट है वो अपने पोएम को एक अलग ही रिदमिक लैंग्वेज में, मतलब गाने के फॉर्म में, म्यूजिकल पैटर्न में लिखते हैं तो वो बैलेड कहलाता है। आगे है फ्रेंड्स 7 नंबर, डैश अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑफन इन वर्ड्स दैट रिकाउंट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ अ लेजेंडरी और हिस्टोरिकल फिगर, ऑफन इन्वॉल्विंग सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एंड अ ग्रेट स्कोप, वो कहलाता है हमारा इपिक। मतलब फ्रेंड्स इपिक भी एक पोएट्री का फॉर्म है जिसमें एक हीरोइक डिट्स, मतलब एक योद्धा की कहानी होती है। जैसे कि आप बाहुबली मूवी देखे हैं तो वो एक तरह से इपिक हो गया, या फिर रामायण का ही कविता लिखा जाता है तो वो भी एक इपिक है। तो उसमें एक हीरोइक डिट्स, उसकी लेजेंडरी को दिखाया जाता है तो उसे हम इपिक कहते हैं। और यह जो इपिक होता है वो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में धीरे धीरे आता होगा ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन और लिटरेरी टर्म्स से। फिर आगे है, इन पोइट्री द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। मतलब किसी भी पोइट्री में जब रिपीटेशन होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड तो वो फॉर्म कहलाता है एलिट्रेशन। तो उस पोइट्री में जो रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का लगातार, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो सिंपल आपको याद रखनी है, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आप बहुत सारे पोएम पढ़े होंगे या फिर मैंने भी आपको इस चैनल पे दिखाया है, पढ़ाया है, बताया है आपके साथ, तो उसमें भी बहुत सारे पोइट हैं वो एलिट्रेशन का अपने पोएम में यूज किए हैं। फिर आगे है फ्रेंड्स, इन पोइट्री द कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग इज कॉल्ड कंसीट। मतलब फ्रेंड्स जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट के ग्रुप थे वो अपने पोएम में भरपूर मात्रा से कंसीट का यूज करते थे। और कंसीट क्या है? कंसीट दो डिसिमिलर थिंग को कंपैरिजन करना। जैसे कि जॉन डन ने अपने एक पोएम में कंपैरिजन किया है अपने बिलवेड और लवेड को, मतलब जो एक लवर होता है और एक बिलवेड होती है, तो बिलवेड को कंपास से कंपेयर किया है। तो इस तरह से दो डिसिमिलर जो मैच नहीं खा रहा है उसका जब कंपैरिजन अपने पोएम में कोई पोइट करते हैं तो उसे हम कंसीट कहते हैं। फिर आगे है फ्रेंड्स, डैश अ फिगर ऑफ अ स्पीच वेयर अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल और वाइस वर्सा इन अ पोइट्री। मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ अ स्पीच जिसमें एक पार्ट को पूरे होल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और
पूरे होल को एक पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम सिनेक्डेकी कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई कार है, तो कार कहने की जगह हम लोग बोल देते हैं कि उसका पहिया बहुत अच्छा है, उसका पहिया नया लग रहा है। तो वो बोल रहा है कि उसका कार नया है, तो वो पहिया से इंडिकेट करके वो पूरे होल को एज अ पार्ट बता रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव में, वो है ए जोक अबाउट वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा वर्ड जो सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन उसका मीनिंग डबल हो, प्ले ऑन वर्ड, तो वो कहलाता है पन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं माउस, तो माउस का दो मीनिंग हो गया। माउस मतलब एक हो गया जो चूहा होता है वो, और एक माउस होता है कंप्यूटर वाला माउस। तो इसका दो मीनिंग है, सुनने में तो सेम साउंड है लेकिन इसका दो मीनिंग है। तो इस तरह से ये प्ले ऑन वर्ड होता है, तो उसे हम पन कहते हैं। आगे है डैश इज पेयर्स ऑफ टू वर्ड्स अपोजिंग मीनिंग। मतलब एक कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पेयर होता है लेकिन उसका दो अलग अलग मीनिंग होता है। तो ऑक्सीमोरन, मतलब ऑक्सीमोरन में एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है फ्रेंड जिसमें दो वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। मतलब एक सेंटेंस में आपको दो वर्ड लिखे होंगे लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे कि डे एंड नाइट, तो डे रात दिन भी हो रहा है, रात भी हो रहा है। तो इस तरह के जब सेंटेंस में लिखे जाते हैं, स्वीट एंड बिटर, तो इस तरह का वर्ड जब आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है विच लिटरेरी डिवाइस इज seemingly self-contradictory statement or situation that upon closer examinations reveals a deeper, often thought-provoking truth and insight। मतलब ऐसा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, जो प्रवोक करता है ट्रूथ एंड इंसाइट को, तो उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में ऐसा इवेंट होता है। देन फ्रेंड्स आगे है हाउ मेनी लाइन्स इन ओटवा राइमा इन अ पोइट्री। मतलब किसी भी पोइट्री में अगर ओटवा राइमा है तो वो कितने लाइन का पोयम होगा, तो वो 8 लाइन का पोयम होगा। 8 लाइन का पोयम ओटवा राइमा कहलाता है। देन नेक्स्ट है डैश इज अ literary device in which an author creates an over exaggerated situations or image for emotional effect। मतलब ऐसा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो राइटर होते हैं वो किसी भी छोटे चीज़ को दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर एग्जेगरेटेड सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं, तो वो होता है हाइपरबले। हाइपरबले में ऐसा सिचुएशन जो पोइट है वो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ तक देखा यूनिट 2 पोइट्री का सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चलिए देखते हैं यूनिट 3 में ड्रामा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में ड्रामा पोर्शन का क्वेश्चन। तो है क्वेश्चन डेज इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन दैट मेक अप अ स्टोरी। तो उसे कहते हैं प्लॉट। प्लॉट में क्या होता है, ड्रामा में प्लॉट का मतलब होता है एक सीक्वेंस में किसी भी इवेंट्स को अरेंज करके, उसके एक्शन को अरेंज करके एक स्टोरी बनाना या फिर बताना, उसे कहते हैं प्लॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन अ स्टोरी अ पर्सन, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स presented as a person in a narrative is a called। मतलब किसी भी स्टोरी में जब कोई पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या थिंग को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वह एक नरेटर हो, तो उसे कहते हैं कैरेक्टर। ठीक है। फिर आगे है विच ड्रामेटिक डिवाइस इज अ ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म where a story is told through music, primarily singing, with elements of acting, scenery, costume and sometimes dance, all combines to create a theatrical spectacle। वो कहलाता है ओपेरा। मतलब फ्रेंड्स ओपेरा एक ड्रामा का पार्ट है जिसमें ड्रामा को म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, तरह तरह के नए नए कॉस्ट्यूम के थ्रू एक थिएटिकल परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है गाने के थ्रू। उसे हम ओपेरा कहते हैं जो एक ड्रामा का फॉर्म है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश इज अ ड्रामेटिक वर्क्स that explore a specific social or political issues, often with the aim of sparking public debates and potentially offering a solution, वो कहलाता है प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले एक ड्रामा का पार्ट है फ्रेंड्स, जिसमें दिखाया जाता है किस तरह से सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज को वो जो कैरेक्टर है वो फेस करता है, उसे डिबेट करता है, तो उसे हम प्रॉब्लम प्ले कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज क्वाइंड बाय। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसके द्वारा क्वाइंड किया गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, बेन जॉनसन या फिर जॉफी चौसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने अपने वर्क में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का इस टर्म को क्वाइंड किया है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप्स ऑफ ड्रामा दैट अटेम्प्ट्स टू शो एवरीडे लाइफ थ्रू द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशंस। मतलब वैसा कौन सा ड्रामा का जोनरा है जो दिखाता है एवरीडे लाइफ को, एवरीडे लाइफ के सिचुएशंस को, तो वो है रियलिस्टिक प्ले। रियलिस्टिक प्ले में एवरीडे लाइफ के बारे में बताया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a story making a turning point where the main conflict is resolved and the story's outcome is revealed is called climax। मतलब इन ड्रामा या फिर इन नॉवेल किसी भी जॉनरा में जब एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जितनी भी मुश्किलें होती है, वो रिजॉल्व हो जाती है उस स्टोरी को और एक अच्छा आउटकम आता है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स। जैसे कि आप बहुत सारे मूवी देखते हैं तो बीच बीच में क्लाइमेक्स आ जाता है, जैसे कि पहले बहुत लड़ाई होता है, फिर बाद में एक बोलते हैं ना ट्विस्ट आना, मतलब क्लाइमेक्स आ जाना, स्टोरी में मोड़ आ जाना, तो उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर ट्रेजिक फ्लो और एरर ऑफ जजमेंट इन अ कैरेक्टर ऑफन अ हीरो दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल। मतलब एक ऐसा सिचुएशन किसी भी स्टोरी में जब हीरो का ट्रेजिक फॉल आ जाता है, उसका डाउनफॉल आ जाता है कुछ उसकी माइनर गलतियों के कारण, तो उसे हम कहते हैं हमारसिया। हमारसिया में जब एक जो हीरो होता है प्रोटागोनिस्ट, वो छोटी सी गलती कर लेता है जिसके कारण उसका डाउनफॉल आ जाता है उस स्टोरी में, तो उसे हम हमारसिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इज द यूज dash is the use of strong feeling in literature to engage the reader in a type of emotional purifications। मतलब जब किसी ड्रामा को, जब किसी नॉवेल को जब कोई ऑडियंस देखता है तो वो अपने जो किरदार होता है, जो एक्टर होता है, उसके जैसा ही खुद को इमोशन करने लगता है, तो उसे हम कहते हैं कथारसिस। कथारसिस में ऐसा होता है। और यह जो टर्म है फ्रेंड्स कथारसिस, वो एरिस्टोटल के द्वारा उनके वर्क्स पोइटिक्स में दिया गया है। तो ये सब भी आप छोटी छोटी कॉमन बातें याद रखिए, काम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से आपका यूनिट नंबर 4 फिक्सन का पार्ट शुरू होते हैं। पहले हम लोगों ने लिटरेचर का पार्ट देखा यूनिट 1, फिर पोइट्री यूनिट 2, फिर पोइट्री 3 ड्रामा का पोर्शन, देन पोइट्री यूनिट 4 फिक्सन का पार्ट। फिर हमारा सेमेस्टर 1 पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग सेमेस्टर 2 पेपर 2 का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग फिक्सन का यूनिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ फिक्सन इन लिटरेचर। मतलब किसी भी फिक्सन में, किसी भी नॉवेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है, विच नॉवेल जॉनरा इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और ऑफन और अदर रिटन कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन कैरेक्टर। मतलब नॉवेल का ऐसा कौन सा जॉनरा है जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, और जब वह लेटर लिखा जाता है फिर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को वो लेटर आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, तो वो इपिस्टलरी नॉवेल होता है। इस टाइप के जॉनरा में इस तरह से स्टोरी को लिखा जाता है। जैसे कि मेरी शैली का एक बहुत ही फेमस वर्क है फ्रैंकेनस्टाइन। उसमें जो लड़का होता है वो अपनी बहन को लेटर लिखता है और उसी के ज़रिए उन लोग को कम्युनिकेशन
होता है, तो वो एक तरह से एपिस्टोलरी नॉवेल कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म फर्स्ट क्वाइन बाय, तो इसका आंसर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने इस टर्म को पहली बार क्वाइन किया था, ठीक है। और बहुत सारे जो राइटर हैं जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, इन्होंने यूज किया था अपने वर्क में इस टर्म को। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द चॉइस और यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन अ स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड, मतलब किसी भी वर्क में जब हम कोई स्पीच, कोई वर्ड का, कोई फ्रेज का यूज करते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसे हम कहते हैं डिक्शन, ठीक है। डिक्शन इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन एनी वर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डैश ब्रांच ऑफ लिटरेचर विच डील्स विद द रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू चेंज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो किस तरह का जॉनरा होता है? साइंस फिक्शन जॉनरा। मतलब साइंस फिक्शन जॉनरा एक ऐसा जॉनरा है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टोरी लिखी जाती है। जैसे कि फ्रैंकेनस्टाइन जो मेरी शेली के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक विक्टर होता है, वो मॉन्स्टर बनाता है, तो अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू उस मॉन्स्टर को बनाता है, तो वो एक साइंस फिक्शन का जॉनरा हो गया। फिर नेक्स्ट है, व्हेन इन अ नॉवेल a narrative technique where a story begins in the middle of the plot rather than at the very beginning is called, तो वो कहलाता है मीडिया रेस। मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब किसी स्टोरी में उसकी कहानी बीच से शुरू होती है तो वो कौन सा फॉर्म कहलाता है, कौन सा लिटरेरी फॉर्म कहलाता है, तो वो मीडिया रेस कहलाता है। मतलब जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, तो बाहुबली में अचानक से स्टोरी शुरू हो जाती है जिसका पार्ट 1 होता है बाहुबली का, आपने देखा होगा, तो शुरू से ही, बीच से ही स्टोरी शुरू हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वो जब बीच से स्टोरी शुरू होती है तो उस स्टोरी के फॉर्म को बोलते हैं हम लोग कि यह जो स्टोरी है वो मीडिया रेस के फॉर्म में है। मतलब स्टोरी का बिगिंस होना मिडिल ऑफ द प्लॉट, तो वो कहलाता है मीडिया रेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया बीए। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। पहले बीए इंग्लिश सेमेस्टर 1 पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 लिटरेचर का पार्ट, यूनिट नंबर 2 पोइट्री का पार्ट, यूनिट नंबर 3 ड्रामा का पार्ट, यूनिट नंबर 4 फिक्शन का पार्ट। तो सारे मैंने ऑब्जेक्टिव आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब चलिए हम लोग सेमेस्टर 2 पेपर 2 को देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपका ये पीडीएफ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो टेलीग्राम चैनल पे सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है बीए सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 1, जो 14 to 17 सेंचुरी का हिस्ट्री पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर का, उसका पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द 14th सेंचुरी फेमस फॉर, मतलब 14th सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, द बिगिनिंग ऑफ द 100 Years Wars विथ फ्रांस। सेकेंड है द पीजेंट रिवॉल्ट एंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, एंड सी है ब्लैक डेथ, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो 14th सेंचुरी में किस लिए फेमस था, वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। मतलब तीनों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो 14th सेंचुरी के लिए फेमस इंसिडेंट था। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द मेजर ऑथर इन द 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड। मतलब 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड मेजर ऑथर कौन थे, तो जॉफ्री चौसर उस टाइम के प्रोमिनेंट ऑथर रहे थे 14th सेंचुरी इन इंग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
इन 14th सेंचुरी चौसर वाज फेमस फॉर विच वर्क, मतलब 14th सेंचुरी के जो फेमस ऑथर हैं जॉफ्री चौसर, वो अपने किस वर्क के लिए फेमस थे। तो उन्होंने एक बुक लिखा था द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। तो इस बुक के लिए यह फेमस थे 14th सेंचुरी में, मतलब अपने टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th सेंचुरी से है फ्रेंड्स। 14 हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब 15th सेंचुरी। इन विच सेंचुरी द राइज ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी था वो कब इमर्ज हुआ था। तो 15th सेंचुरी में हुआ था विलियम कैक्सटन के साथ और जोहान गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के साथ। ठीक है, तो 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रोमिनेंट इरा रहा था। फिर 16th सेंचुरी से है। 16th सेंचुरी इज फेमस फॉर, 16th सेंचुरी फेमस था द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, द रिनाशास, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस, द राइज ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है ऑप्शन इसके लिए फेमस था 16th सेंचुरी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16th सेंचुरी से ही है, वो है डॉक्टर फोस्टर इज बेस्ड नन प्ले ऑफ विच राइटर्स, मतलब जो डॉक्टर फोस्टर एक ट्रेजिक प्ले है वो किस 16th सेंचुरी के फेमस राइटर का वर्क था। तो वो क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस प्ले रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी द यूनिवर्सिटी विट ग्रुप इमर्ज्ड, मतलब एक ग्रुप था, जैसा कि आपने पढ़ा मेटाफिजिकल पोइट्स ग्रुप और भी कई कई ग्रुप्स पढ़े होंगे आप। तो उनमें से 16th सेंचुरी में एक ग्रुप इमर्ज हुआ था द यूनिवर्सिटी विट्स। तो ये 16th सेंचुरी में इमर्ज हुआ ग्रुप था। देन नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स एंड हु इज क्वाइंड यूनिवर्सिटी विट्स, मतलब यूनिवर्सिटी विट्स को किसने क्वाइन किया था, इस टर्म को, इस ग्रुप को, और इसमें कितने मेंबर थे। तो जॉर्ज सैंड्सबरी के द्वारा इस ग्रुप को इमर्ज किया गया था, क्वाइन किया गया था, और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, लेकिन जिनमें से 6 यूनिवर्सिटी विट्स थे और एक थॉमस लॉज थे। थॉमस किड वो यूनिवर्सिटी नहीं थे, वो डिग्री नहीं लिए थे। तो टोटल 7 मेंबर थे, लेकिन यूनिवर्सिटी जो विट्स थे वो 6 थे। ठीक है, देन नेक्स्ट है 17th सेंचुरी से क्वेश्चन। 17th सेंचुरी इज फेमस फॉर, 17th सेंचुरी फेमस था राइज ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, द पब्लिकेशन ऑफ किंग्स जेम्स बाइबल, इमरजेंस ऑफ प्रोज राइटर्स लाइक जॉन बनियान एंड जॉन मिल्टन, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों ऑप्शन के लिए फेमस था 17th सेंचुरी। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन, जिसमें 4 पोएम है, 4 टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले नन प्रिस्टेल का सेक्शन है, उससे देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन है इन नन प्रिस्टेल द कोक नेम इज, मतलब जो नन प्रिस्टेल है जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का पार्ट, उसमें जो कोक रहता है, जो मुर्गा रहता है, उसका नाम क्या रहता है। तो उसका नाम रहता है चॉन्टी क्लियर। देन व्हाट इज द मेन थीम ऑफ नन प्रिस्टेल, नन प्रिस्टेल का मेन थीम क्या होता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से जो नन होती है, जो प्रिस्ट सुनाती है स्टोरी अपना टेल, उसमें वो थीम बताती है कि नेवर ट्रस्ट ऑन फ्लेटर, मतलब जो आपका तारीफ करता है उस पर कभी आपको भरोसा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से इस टेल का मेन थीम है। फिर नेक्स्ट सेक्शन से है ए हाइमेन टू गॉड द फादर बाय जॉन डन रिटन इन विच स्टांजास एंड लाइन, मतलब जो ये पोएम है ए हाइमेन टू गॉड द फादर जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया, वो कितने स्टांजास एंड लाइन्स में लिखे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी टाइप में सेमेस्टर एग्जाम में। तो यह 3 स्टांजास में 6-6 लाइन करके लिखा गया। इस पोएम में जॉन डन अपने जो सीन करते हैं वो बहुत अपने सीन पे पछतावा करते हैं और भगवान को बोलते हैं कि वो उसके सीन को माफ़ कर दे। तो इस तरह से लिखा गया है 3 स्टांजा में 6-6 लाइन कर करके। फिर है ए हाइमेन टू गॉड द फादर जॉन डन बेस्ड ऑन,
जो यह पोएम है ए हेमन टू गॉड द फादर, वो बेस्ड है फोकसिंग ऑन द थीम ऑफ सीन फॉरगिवनेस एंड रिलायंस ऑन डिवाइन ग्रेस। मतलब ये जो वो पाप किए हैं जॉन डन, उसको भगवान माफ़ कर दे उनके सीन को, और डिवाइन ग्रेस करे, उस पे बेस्ड थीम पे लिखा गया है इस पोएम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सून हेड टाइम बाय जॉन मिल्टन इज अ। मतलब ये नेक्स्ट सेक्शन का पोएम है, वही यूनिट 2 का। हाउ सून हेड टाइम जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, वो एक टाइप से है पोइट्री का जॉनरा, तो वो है सोनेट 14 लाइन्स का। ठीक है, तो हाउ सून हेड टाइम एक सोनेट है। फिर नेक्स्ट है हाउ सून हेड टाइम बाय जॉन मिल्टन बेस्ड ऑन अबाउट द फियर ऑफ फेलिंग टू accomplish समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ। मतलब जो यह पोएम है फ्रेंड्स, वो बेस्ड है कि जॉन मिल्टन ने अपने उम्र के 23 ईयर्स गुजार दिए, लेकिन अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किए हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम को मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको लाइन बाय लाइन बताया है, तो आप ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पोएम में मीनिंगफुल लाइफ को के बारे में जॉन मिल्टन ने अपना बताया है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है पोएम का, वो है द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल। तो इसे कितने स्टांजाज में लिखे गए हैं, तो इसे 9 स्टांजाज में एंड्रयू मार्वल ने इस पोएम को लिखा है, और इस पोएम में केवल नेचर से रिलेटेड इन्होंने बात की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन थीम ऑफ द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल इज नेचर एज ए सोर्स ऑफ प्लीजर, पेस्टोरल ट्रेडिशन, गार्डन एज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें तीनों थीम का बात किया गया है इस पोएम में, नेचर से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है व्हेन वाज द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल पब्लिश्ड। मतलब जो द गार्डन बाय एंड्रयू मार्वल है, वो कब पब्लिश किया गया, तो 1681 में पब्लिश किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है यूनिट नंबर 3 से, जिसमें टॉपिक है एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। तो इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। तो पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन है एज यू लाइक इट इज विच टाइप्स ऑफ जॉनरा इन ड्रामा। मतलब एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर ने इसे किस टाइप के जॉनरा में लिखा है, तो यह एक रोमांटिक कॉमेडी के जॉनरा में लिखा गया है इस प्ले को। फिर सेकेंड है विथ हुम डज ओलिवर फॉल इन लव। मतलब जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाता है, तो वो किसे देख के उसके प्यार में पड़ जाता है, तो वो सिलिया से प्यार कर बैठता है, क्योंकि सिलिया ने एक कंट्री वुमेन का भेष धारण कर लेती है। तो वो जब ओलिवर उसे देखता है, तो वो प्यार में पड़ जाता है ओलिवर एलिना का। फिर नेक्स्ट है एट वाट इवेंट्स डू ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट्स। मतलब ऑरलैंडो और रोजालिन जो इस कहानी के मेन प्रोटागोनिस्ट है, हीरो एंड हीरोइन, वो किस इवेंट पे एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं ए रेसलिंग मैच। मतलब जब उनके राज्य में उनके अंकल ड्यूक फेडरिक के द्वारा एक रेसलिंग मैच कराया जाता है, तो उस दौरान रोजालिन एंड ऑरलैंडो का मुलाकात होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है What name does Rosalind assume for her disguised self? मतलब जब रोजालिन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाती है खुद का आइडेंटिटी छिपा के उस जंगल में, तो खुद को किस नाम से जानी जाती है, तो वो खुद को बना लेती है, डिस्गाइज कर लेती है गैनेमेड के नाम से, जो एक मर्द का नाम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डज ड्यूक फेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑरलैंडो। मतलब जब ड्यूक फेडरिक को पता चलता है कि उसकी बेटी को रोजालिन ने लेके भाग गई है, तो वो ऑरलैंडो को खोजता है, और जब ऑरलैंडो नहीं मिलता है, तो उसके भाई, बड़े भाई ओलिवर को वो बोलता है कि उसका भाई मेरी बेटी को लेके भाग गया है, तो तुम्हें 1 साल का मैं मोहलत देता हूँ, तुम मेरी बेटी को और ऑरलैंडो को मेरे पास लाओ, नहीं तो तुम्हारा राजगद्दी छीन लेंगे। तो वह एक 1 ईयर का टाइम देता है ओलिवर को ड्यूक फेडरिक। देन व्हाट डज द डिस्गाइज रोजालिन प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो। मतलब रोजालिन है वो खुद को डिस्गाइज कर लेती है, किस लिए, ऑरलैंडो के
को मतलब ऑरलैंडो के लिए वो खुद को डिस्गाइज करती है, तो किस लिए करती है, किस मकसद से करती है? तो वो करती है हेल्प इन हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेसनेस। मतलब ऑरलैंडो बहुत ही ज़्यादा रोजालिन को मिस करता है और पेड़ों पे पोएम लिखता है रोजालिन के नाम पे। तो उसके जो लव सिकनेसनेस होता है उसको ओवरकम करने के लिए जो रोजालिन है वो खुद को डिस्गाइज कर लेती है गैनेमेट के फॉर्म में और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। फिर नेक्स्ट है, whom does Orlando save from the attack of a hungry lion? मतलब एक भूखी लायन से ऑरलैंडो किसको बचाता है? तो वो अपने भाई ओलिवर को बचाता है उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाई डज ड्यूक फेडरिक डिसलाइक ऑरलैंडो? इस कहानी में ड्यूक फेडरिक है वो ऑरलैंडो को डिसलाइक क्यों करता है? क्योंकि ड्यूक और ऑरलैंडो ड्यूक जो होता है ड्यूक फेडरिक और ऑरलैंडो के जो फादर होते हैं सर रोलैंड डी बुआइज एंड ड्यूक फेडरिक, दोनों एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन होते हैं, जिसके कारण जब रेसलिंग में पता चलता है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बुआइज जो ड्यूक फेडरिक का दुश्मन है उसका बेटा है, तो वो उसे डिसलाइक करने लगता है। फ्रेंड्स, इस पे मैंने एज यू लाइक इट पे मैंने समरी क्वेश्चन आंसर सब करवा के रखे हैं बहुत ही अच्छे से, तो आप ज़रूर से देखिएगा और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4 में एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी बाय जॉन ड्राइडेन पढ़ना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी बाय जॉन ड्राइडेन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? मतलब एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है उसे किस ईयर में पब्लिश किया गया है? तो इसे 1668 में पब्लिश किया गया और लिखा गया 1666 में, जब लंदन प्लेग चल रहा था इंग्लैंड लंदन पे, तो उस टाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी? जो यह डायलॉग है या एसे को डायलॉग को फॉर्म में लिखा गया है उसमें 4 कैरेक्टर होते हैं और वो अपने अपने राइटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इस यह जो वर्क है उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? हाउ मेनी कैरेक्टर? तो 4 कैरेक्टर। पहला होता है यूजीनियस, क्राइट्स, लिसिडियस एंड निएंडर। फिर आगे है, who favors classical drama and believes that modern dramatists are shadows of the ancient? मतलब इन चारों कैरेक्टर में से कौन ऐसा कैरेक्टर है जो क्लासिकल ड्रामा को फेवर करता था और एंशियंट ड्रामा को भी फेवर करता था? तो वो था क्राइस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म दैट क्राइट्स बिलीव इज मोर सुटेबल फॉर ड्रामा? मतलब जो क्राइट्स है जो एंशियंट ड्रामा को सपोर्ट करता था वो अपने पोएटिक फॉर्म के लिए कौन सा मीटर को यूज करता था? ब्लैंक वर्स, राइम, सोनेट, हाइकू। तो वो ब्लैंक वर्स को सपोर्ट किए हैं इस वर्क में। फिर नेक्स्ट है, who contradicts argument favoring the superiority of French drama and believe that tragicomedy is the best form of drama? तो इसमें जो निएंडर है फ्रेंड्स वो फ्रेंच ड्रामा एंड इसके साथ साथ ट्रेजिक कॉमेडी को फेवर किया है, तो इसका आंसर है निएंडर। इस पे भी मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड देन क्वेश्चन आंसर बेस्ड मैंने आपको इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल करवाया है, प्लेलिस्ट भी बना रखा है। अगर आप वो देखते हैं टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा कि किस कैरेक्टर ने क्या बोला है, किसको फेवर किया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा यह टॉपिक। फिर आगे है, हु फेवर फ्रेंच ड्रामा of the early 17th century and believe in adhering to unities of time, place and action? तो लिसिडियस ने फ्रेंच ड्रामा को
फेवर किया है और उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को भी फॉलो किया है। फिर नेक्स्ट है हु डिफेंड राइम इन प्लेज स्टेटिंग दैट इट ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो नियंडर ने कहा है कि जब किसी वर्क में राइम का यूज करते हैं तो वो ब्रीफ एंड क्लियरली एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर होगा नियंडर। देन लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का यूनिट का, वो है इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री हु डिफेंड मॉडर्न ड्रामा। तो मॉडर्न ड्रामा को डिफेंड कर रहे थे यूजीनियस, ठीक है। क्राइट्स एंशिएंट को लिसिडियस, मॉडर्न को यूजीनियस, क्राइट्स एंशिएंट को यूजीनियस, मॉडर्न को लिसिडियस, फ्रेंच को एंड नियंडर है वो जो इंग्लिश ड्रामा है उसे। कॉन्सेप्ट वाइज आप देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो केवल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने आपको सेमेस्टर 2 से रिलेटेड पेपर 2 का यूनिट 1 से लेकर 4 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट वाइज करवा दिए हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज सेक्शन में जो जो पोएम थे उसको भी, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एक साथ यह मर्ज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट 1 से लेकर 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत जल्द ही आपको ई नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत जल्द उस पर काम चल रहा है। और फ्रेंड्स तब तक इस वीडियो को, इस चैनल को फॉलो करते रहे क्योंकि आपको नया नया चीज़ मिलते रहेंगे बीए इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी सेमेस्टर से। और आपको कौन सा सेमेस्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो ज़रूर से कमेंट कीजिए अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता है तो। साथ में फ्रेंड्स नोट्स भी आपको धीरे धीरे मिलते ही जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।